Hello दोस्तों, welcome to another session of our reading session number 12. This will be our last session to complete this comprehensive reading session जिसने हमारा base बनाया है to understand how does the cost, production, demand, supply, all these things work ताकि हम आगे की economics को smoothly पढ़ सकें एक fundamental build करने के बाद। हमने पिछले सेशंस में डिस्कशन जो किया था वो प्रोडक्शन फंक्शन का किया था, देन कॉस्ट फंक्शंस का किया, देन रेवेन्यू की बातें की एंड देन उससे हमने ब्रेक इवन और शटडाउन जैसी एनालिसिस की इन शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन। अब हमारा इस रीडिंग सेशन में जो एक आउटकम स्टेटमेंट बचा है दैट इज अबाउट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दैट इज LRAC। हमने जो कॉस्ट फंक्शन डिस्कस किया था इससे पिछले कुछ सेशंस पहले, उसमें हमने सिर्फ शॉर्ट रन के एंगल से कवरेज किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैपिटल एक फिक्स्ड फैक्टर था और लेबर एक वेरिएबल फैक्टर था, और जैसे जैसे इनपुट्स का इस्तेमाल करके आउटपुट बनाया जा रहा था जो कॉस्ट पे इंपैक्ट था वो हमें ये दिखाई दिया कि दो तरीके का है, एक फिक्स्ड कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहा था irrespective of the level of output, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था आउटपुट पे। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा था वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा था, लेकिन वो वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ रहा था that was increasing at decreasing rate and afterwards it was increasing at increasing rate, जिससे हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स बनाए, एवरेज कॉस्ट कर्व्स बनाए, सबकी इंडिविजुअल एनालिसिस की, सबके कर्व्स बनाए, जिसमें सबसे क्रूशियल था हमारे लिए एवरेज कॉस्ट कर्व्स, क्योंकि एक था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक था एवरेज कॉस्ट। अब जब हम लॉन्ग रन में आ जाएंगे तो सब कुछ वेरिएबल ही है, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट जैसा तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, एवरी फैक्टर चेंजेस इन लॉन्ग रन। तो यहाँ हम डिस्टिंक्शन नहीं करते कि फिक्स्ड कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा और टोटल कॉस्ट होगा, यहाँ सारा का सारा ही वेरिएबल होता है जिसे हम टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं। तो हमने जो शॉर्ट रन में डिस्कशन किया था कि अगर एक कैपिटल है, एक प्लांट है, तो उससे जो एवरेज कॉस्ट कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इट वाज अ यू शेप्ड कर्व। इट वाज अ यू शेप्ड कर्व। हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक मशीनरी है, उस मशीनरी पे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाया जा रहा था लेबर बढ़ा बढ़ा के, तो हमारा जो कॉस्ट था वो पहले डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था और फिर इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, इसलिए हमने यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व देखा था। उन्हीं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स के इस्तेमाल के थ्रू हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे पहुंचेंगे। तो आपके सामने दो डायग्राम्स बनाए हैं, एक ये समझने के लिए कि कैसे डायग्राम बनेगा और एक दूसरा ये जिसमें हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन आएगा कि ऐसा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दिखाई देगा। सो मैंने आपके सामने दो इसलिए बनाए हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ सके और दूसरा फिर हम फाइनल अपने कंक्लूजन पे पहुंच सके। तो हमें बनाना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्लांट्स होंगे, एक एक करके प्लांट इंक्रीज करोगे तभी तो हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के सम टोटल से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे पहुंच पाएंगे। तो जब शुरुआत की होगी तो हमने एक एवरेज कॉस्ट कर्व देखा होगा जिसे हम कह सकते हैं SRAC1। इट इज अ यू शेप्ड कर्व कि पहले कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरे हैं और फिर एवरेज कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है, दैट इज पर यूनिट ऑफ आउटपुट हमारे कॉस्ट का क्या बिहेवियर था। नाउ जैसे ही हम दूसरा प्लांट लगाएंगे, जो दूसरा प्लांट लगाएंगे दैट विल बी लॉन्ग रन, बिकॉज इस बार प्लांट चेंज करने पे, कैपिटल चेंज करने पे कैपिटल भी वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि जब हम दूसरा प्लांट लगाएंगे तो पिछले प्लांट के मुकाबले दूसरा प्लांट लगाने पे जब एक प्लांट से दो प्लांट हो जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेंगे तो सही, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, कॉस्ट विल गो अप, पर जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होंगे, सेम रहेंगे या ज्यादा होंगे जब हम आउटपुट इंक्रीज करके एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगे। तो यहां बहुत क्रिटिकल डिस्कशन आता है अबाउट लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। जैसे हमने लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर पढ़ा था तो वहां देखा था कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं और फिर नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं। वैसे ही अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जिसके अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स होंगे एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे। मतलब there are three returns to scale. One is increasing returns to scale, one is constant returns to scale, one is decreasing returns to scale.
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, जब हम फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं, इनपुट्स को बढ़ाते हैं, तो जो आउटपुट है वो जितने से इनपुट बढ़ाए उससे ज्यादा जोर से बढ़ता है। सो फॉर एग्जांपल लेबर और कैपिटल को हमने 100% से बढ़ाया, तो जो आउटपुट है वो 200% से बढ़ा या 150% से बढ़ा, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, जब हमने दोनों इनपुट्स को 100% से बढ़ाया और आउटपुट भी 100% से बढ़ा, सेम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा, तो दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, जब हमने इनपुट्स को 100% से बढ़ाया समझो, और उसके सामने जो मेरा आउटपुट है वो 100% से कम से बढ़ा, से 40% से 60% या 70%, यानी इनपुट ज्यादा जोर से बढ़ाए थे जबकि आउटपुट उतने जोर से नहीं बढ़े, दैट इज अ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो आपके तीन रिटर्न्स टू स्केल होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल व्हेन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, constant returns to scale when the proportionate increase in output is equal to the proportionate increase in input, and decreasing returns to scale when the proportionate increase in output is less than proportionate increase in input, that is a decreasing returns to scale। ये हमने प्रोडक्शन के एंगल से कहा, इसी चीज को अब हमें कॉस्ट के एंगल से देखना होगा, क्योंकि अभी हमारा डिस्कशन कॉस्ट कर्व का है। कॉस्ट में जस्ट उल्टा होगा, जब आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में होंगे तो आपके कॉस्ट कम हो रहे होंगे, एवरेज कॉस्ट कम हो रहे होंगे। जब आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पे होंगे तो आपके कॉस्ट अपने मिनिमम पे होंगे, एंड जब आप डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पे जाएंगे तो आपके कॉस्ट बढ़ने लगेंगे। सो पहले कॉस्ट रिड्यूस होते हैं, एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होते हैं, फिर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे पहुंचते हैं और फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगते हैं। कब एवरेज कॉस्ट गिरते हैं, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। कब मिनिमम पे होते हैं, जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। और कब बढ़ने लगते हैं, जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। अब मन में पहले ही यहां सवाल आ जाता है, क्यों भाई, क्यों माने हम ये बात, क्यों ऐसा होगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट गिरने लगेंगे। तो यहां समझो एक कॉन्सेप्ट आता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्सेस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे कोई फर्म बड़ी होती जाती है, एक प्लांट से दो प्लांट, दो प्लांट से तीन प्लांट, चौथा कैपिटल, पांचवा कैपिटल, और अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती चली जाती है। शुरुआत में उसे इकोनॉमीज ज्यादा मिलती है और डिसइकोनॉमीज कम होती है। नाउ इकोनॉमीज ज्यादा मिलने का क्या मतलब है, इकोनॉमीज मतलब सिंपल भाषा में फायदे, एंड डिसइकोनॉमीज मतलब सिंपल भाषा में नुकसान। जब कोई फर्म बड़ी होती है तो उसे कुछ फायदे मिलते हैं बड़े होने के और कुछ नुकसान होते हैं बड़े होने के। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले एक मशीनरी ही चलाता था, अब मैं दो मशीनरी चलाता हूं। तो पहले मैं एक मशीनरी के लिए रॉ मटेरियल खरीदता था, अब मैं दो मशीनरी के लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगा। तो जिससे रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं उससे बल्क परचेज करूंगा, दो मशीन की जगह तीन मशीन का खरीदूंगा। तो सामने वाले को कहूंगा कि मुझे डिस्काउंट दो। इट विल लीड टू कमर्शियल बेनिफिट्स बिकॉज मेरी क्वांटिटी बल्क में हो जाएगी। मेरी जो मशीनरी वगैरह होगी वो न्यू होगी, स्टार्टिंग में थोड़ी सी फ्रेश होगी, जिसकी वजह से मेरा डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर कम होगा, उसके कॉस्ट मेरे सेव होंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे बचेंगे। स्टार्टिंग में एक से दो मशीन करने पे डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, फायदे मिलेंगे वहां पे, क्योंकि एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। लेकिन ये एक लेवल तक होता है। एक लेवल के बाद जब बहुत सारी मशीनरीज बढ़ जाती है, 10, 12, 14, 15, 16 प्लांट पे हम पहुंचने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो जो इकोनॉमीज मिलने वाली होती है उसके सामने जो डिसइकोनॉमीज होती है वो बड़ी होने लगती है। तो पहले इकोनॉमीज बड़ी होती है, डिसइकोनॉमीज छोटी होती है। जब इकोनॉमीज बड़ी है, डिसइकोनॉमीज छोटी है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। जब दोनों इक्वल आ गए, जितनी इकोनॉमीज है उतनी डिसइकोनॉमीज, तो दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और जब डिसइकोनॉमीज ऊपर चली गई, इकोनॉमीज नीचे रह गई, तो दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो विद टाइम क्या होगा, मेरी जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैनेज करने में मैनेजर लगाओ, कई सारे मैनेजर्स लगाओ, उनकी सैलरी का कॉस्ट बढ़ेगा, इतना ज्यादा आउटपुट बनने लगेगा तो मार्केट में कंपीट करने के लिए एडवर्टीजमेंट भी ज्यादा होगी, होर्डिंग ज्यादा लगानी पड़ेगी, मुझे शायद नेशनल मार्केट में जाने के लिए नेशनल टेलीविजन पे ऐड करने पड़े, जिसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से एक लेवल क्रॉस कर लेने के बाद इकोनॉमीज के सामने डिसइकोनॉमीज बड़ी हो जाती है, इकोनॉमीज छोटी हो जाती है। इसी तरीके से
इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज पे पूरा का पूरा हमारा कॉस्ट कर्व वर्क करता है। तो जैसे हमने पहला शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया तो वो यू शेप आया। जैसे ही हम दूसरी प्लांट लगाएंगे, पहले प्लांट के मुकाबले दूसरे प्लांट लगाने पे जो कॉस्टिंग होगी, जो एवरेज कॉस्टिंग होगी वो कम होगी, क्योंकि शुरुआत में इकोनॉमीज ज्यादा मिलेगी और डिस इकोनॉमीज कम होगी, जिसकी वजह से जो मेरा दूसरा प्लांट में लगाऊंगा वो थोड़ा पहले वाले प्लांट के नीचे बनेगा, थोड़ा नीचे बनेगा। अगर पैरेलल बना दूंगा, इसका मतलब जो एवरेज कॉस्ट मेरी फर्स्ट प्लांट पे आ रही है वही एवरेज कॉस्ट मेरी सेकंड प्लांट पे भी आ रही है। अगर ऊपर बना दूंगा तो जो एवरेज कॉस्ट मेरी सेकंड प्लांट पे आ रही है वो ज्यादा आ रही है। पर अगर मैंने थोड़ा नीचे बनाया मेरी कॉस्टिंग को, यानी कि जो सेकंड प्लांट लगाने पे कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी कम आई। इस तरीके से फर्स्ट प्लांट के बाद सेकंड प्लांट थोड़ा सा नीचे बनता है। ऐसे कुछ प्लांट्स लगाते लगाते थोड़ा कॉस्टिंग नीचे जाएगी, लेकिन फिर एक लेवल आ जाने के बाद वापस कॉस्टिंग ऊपर जाने लगेगी। यानी कि शायद अगर मैं तीसरा प्लांट लगाऊंगा तो वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगेगी, बिकॉज डिस इकोनॉमीज से बड़ी हो जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट फेज होता है उसमें इकोनॉमीज आर मोर देन डिस इकोनॉमीज, इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जो सेकेंड फेज होता है, that second phase, economies is equal to diseconomies, which is constant returns to scale. And जो third phase होता है, that is diseconomies is more than economies, जिसको हम कहेंगे decreasing returns to scale। इस तरह से शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व्स को जब हम स्मूदन आउट करेंगे तो जो हमारा बड़ा कर्व बन के आएगा वो होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LRAC, which is also a U-shaped curve। वो भी एक U shaped कर्व होगा। क्यों U shaped होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में इकोनॉमीज आर मोर देन डिस इकोनॉमीज, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की वजह से कॉस्टिंग कम होगी। फिर एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा जिसमें इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज को ऑफसेट करेगी, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। और फिर एक पॉइंट के बाद डिस इकोनॉमीज इकोनॉमीज से बड़ी हो जाएगी, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। इसी चीज को अगर हम कंक्लूड करते हुए वैसे बनाएं जैसा हमें बुक में दिखता है, अगर हम प्रॉपरली देखने जाएं तो ऐसा होगा कि एक प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, चौथा प्लांट, पांचवा, छठा, सातवां, एक कहीं मिनिमम पे पहुंच जाएंगे हम, जब तक हमें इकोनॉमीज ज्यादा मिल रही थी डिस इकोनॉमीज के कंपेयर में। फिर हम और प्लांट्स बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हमारी कॉस्टिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, जैसे जैसे हम प्लांट बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये सारे शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं जिनको कवर करते हुए, सारे कर्व्स पे टैंजेंट बनाते हुए जो बनेगा दैट इज LRAC, जिसमें हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जिस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा होगा वहां आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, वो आउटपुट आपका ऑप्टिमम आउटपुट है, जिसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। हम कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। इट इज नोन एज मिनिमम एफिशिएंट स्केल, यानी वो पॉइंट जिसपे हमारा एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे होता है। कोई भी फर्म लॉन्ग रन में इस पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहेगी क्योंकि वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी, जिसमें यहां इकोनॉमीज आर मोर देन डिस इकोनॉमीज, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। यहां जहां मिनिमम एफिशिएंट स्केल है दैट इज इकोनॉमीज इज इक्वल टू डिस इकोनॉमीज, मतलब अपने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। एंड जब इकोनॉमीज आर लेस देन डिस इकोनॉमीज, यानी जब कॉस्टिंग बढ़ने लग गई है हमारी, दैट इज थर्ड फेज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस तरीके से हमें हमारे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का कंक्लूजन मिलता है दैट इट इज अ U-shaped कर्व। इसीलिए हम कितनी बार प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि कई फर्म्स फेजेस के थ्रू गुजरती है। कुछ फर्म्स जो नई नई आती है वो शुरुआत में अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स के सामने काफी अच्छा कर रही होती है क्योंकि उनकी इकोनॉमीज ज्यादा मिल रही होती है एज कंपेयर टू डिस इकोनॉमीज। लेकिन फिर जो बहुत बड़ी हो जाती है तो एक लेवल पे पहुंचने के बाद इकोनॉमीज कम हो जाती है और डिस इकोनॉमीज ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ऐसे लेवल्स पे पहुंचने के बाद अगर आपको आउटपुट और बढ़ाना है और अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल करना है
तो टेक्नोलॉजी अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी अपडेट करेंगे, अपने आप को वक्त के हिसाब से बदलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाएंगे, तो ही आप अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर पाएंगे या उस मिनिमम स्केल को मिनिमम पे रख पाएंगे। अदरवाइज एक लेवल के बाद आपकी कॉस्टिंग बढ़ने लगेगी। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स वेयर वी हैव सीन many industries or companies growing at a very fast pace at the initial phases, and after that it has just not taken off or seen huge amounts of cost, and thereby it was shut down, probably because they did not update the technology or they were not consistent with what is happening in the market. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि एवरेज कॉस्ट कर्व में आप मिनिमम पॉइंट पे मेंटेन करेंगे, तभी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और वो एक ऑप्टिमम स्केल होगी। तो ये हमारा छोटा सा एक लास्ट टॉपिक था इस रीडिंग सेशन का। इसे आप नोट्स के थ्रू कवर कर लेंगे, रीड कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैंने यहाँ कवर कर ली है, जिसमें से एमसीक्यूज बना के पूछे जाते हैं, 1-1 मार्कर जो इसमें से आते हैं, और इसके क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमारा यहाँ रीडिंग सेशन नंबर 12, दैट इज द फर्स्ट रीडिंग सेशन एज पर आवर करिकुलम, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट रीडिंग सेशन में हम जहां से स्टार्ट करेंगे रीडिंग सेशन 13, इट इज आइडियली अ कंटिन्यूएंस। ये चैप्टर वैसे तो खत्म हो गया एज पर करिकुलम, पर वो कंटिन्यूएंस है, क्योंकि अब हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में। चारों मार्केट स्ट्रक्चर्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, सब में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है उसके ग्राफ्स बना के उन्हें समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके इस सेशन को प्रॉपरली कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।